dear legal aspirants, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि क्रिमिनल लॉ को गवर्न करता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसमें हम एक वीडियो सीरीज लेकर आए थे। आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, आपके सामने एक व्यक्ति जिसको हथकड़ी लगी हुई है, इसको देखते आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे कि आज हम अरेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, जो चैप्टर 5 है आपका सीआरपीसी का, ये अरेस्ट के प्रोविजंस की बात करता है, अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स, और सेक्शन 41 से 60A तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे कि भाई एक किसी भी सिटीजन के राइट्स क्या होते हैं अगेंस्ट द अरेस्ट। अगर कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता तो आपके अधिकार क्या आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का वीडियो ना सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट के लिए बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इंडियन सिटीजन है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे हमारी सोसाइटी में अपने लोगों को लॉ किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन का पार्ट नहीं है, तो लॉ के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो पुलिस वाले किसी को परेशान ना कर सकें, उनके अधिकारों के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अपने उन दो जो नॉर्मल फ्रेंड हैं आपके, यानी जो लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, उनको भी शेयर करें ताकि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लगे। तो आगे चलते हैं और समझते हैं अरेस्ट को। अरेस्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है तो पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट 1 रहेगा। सीआरपीसी 1973 ये क्या करता है? ये प्रोसीजर को डील करता है। किसको डील करता है? प्रोसीजर। किस प्रोसीजर को? भी जो इंडियन पीनल कोड है 1860 का हमारा आईपीसी। आम भाषा में आप सब लोगों ने आईपीसी के बारे में सुना होगा। आईपीसी आपको बताती है कि कौन से एक्ट जो है वो आपके ऑफेंस होंगे। किसी ऑफेंस की परिभाषा, अपराध की परिभाषा देती है आईपीसी, लेकिन उसके दंड का प्रावधान दिया गया, कितना दंड दिया जा सकता है, पनिशमेंट कितनी दी जा सकती है। लेकिन पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, ये सारी की सारी बातें आपको सीआरपीसी बताता है। अब मान लीजिए किसी के साथ कुछ क्राइम हो जाता है। अब किसी व्यक्ति ने, दो लोगों में झगड़ा हो गया, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो ये भाई साहब ए हैं और ये बी हैं। अब ए क्या करता है? ए चला जाता है क्या यहाँ पे FIR लिखवाने। सबसे पहले झगड़ा होता है तो आदमी कहाँ जाता है? FIR लिखवाने जाता है। यानी कि जब कोई ऑफेंस हुआ, हार्ट या ग्रीवियस हर्ट, उनके बीच झगड़ा हुआ, ऑफेंस के बाद उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी गई? इंफॉर्मेशन दी गई आपकी सेक्शन 154 हमने पढ़ा था, इसको FIR बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो वो डील होगा आपका 155 से। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दोनों आपको अच्छे से आइडिया है। कॉग्निजेबल में पुलिस वाले को वारंट की ज़रूरत नहीं होती है और नॉन कॉग्निजेबल में उसे मैजिस्ट्रेट से वारंट चाहिए। तो देखिए, जैसे इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस वाले के पास, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस वाला आप किसी भी व्यक्ति को, यानी कि बी को यहाँ पे क्या करेगा? वो अरेस्ट कर सकता है। भाई अरेस्ट कब कर सकता है? अगर उसे लगता है कि नहीं, इसको अरेस्ट करना जरूरी है, टू इंश्योर हिज प्रेजेंस इन दी कोर्ट फॉर द ट्रायल और फॉर द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद भाई अरेस्ट तो कर लिया किसी को, कैसे अरेस्ट करेगा? अरेस्ट किया है तो क्या वो कितने देर थाने में रख सकता है, कब मजिस्ट्रेट को बताएगा, क्या इसकी फैमिली को बताया जाएगा, भाई क्या अधिकार है अरेस्टेड व्यक्ति के, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड हियर। अब उसके बाद भाई जब हो जाता है तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आप यहाँ पे 173 में चालान पेश करते हैं, यानी कि पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। ये तो हो गया जब आप पुलिस को बताते हैं। अभी मान लीजिए भाई किसी का मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है अंडर कंप्लेन, तो मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ क्या करेंगे? जब वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस वो 204 में क्या करते हैं? सेक्शन 204 की बात कर रहा हूँ मैं, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या? जब कोर्ट किसी को बुलाना चाहता है
तो यहाँ पर भी दो टर्म आती हैं, एक आती है सम्मन केस की और एक आती है वारंट केस की। सम्मन केस कहाँ डिफाइन है? 2K में, क्योंकि वो वारंट की जगह डिफाइन है, और ये 2KX में। अगर सम्मन केस है तो वो सम्मन इशू करेगा, और सम्मन केस में वारंट है तो उसका डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो सम्मन इशू करे, चाहे तो वारंट इशू करे। अब ये कहाँ होगा इशू? ये सेक्शन 87 में होगा। यानी कि अगर आप अरेस्ट को समझना चाहें तो अरेस्ट एक तो पुलिस वाला कर सकता है आपको FIR के बाद ही, और दूसरा मैजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू हो सकता है, तब किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो दो कंडीशन होगी, एक हो गया बिना वारंट के और एक हो गया वारंट के साथ। अभी पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले अरेस्ट का मतलब समझिए। चैप्टर 5 ने आपको बता दिया कि अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है वो सेक्शन 41 से 60A तक डिफाइन है। अभी अरेस्ट का मीनिंग क्या है? अरेस्ट द टेकिंग और कीपिंग ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी बाय द लीगल अथॉरिटी। यहाँ इसने पुलिस नहीं यूज किया, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने पुलिस वर्ड यूज नहीं किया है, लीगल अथॉरिटी यूज किया है। स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू अ क्रिमिनल चार्ज, जब कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाता है तो लीगल अथॉरिटी कौन हो सकता है? लीगल अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो क्या कोई प्राइवेट पर्सन यानी कि आप और मैं भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कानून ने ये अधिकार हमें भी दिया है। कोई भी इंडियन सिटीजन यानी कि प्राइवेट पर्सन बिना वारंट के या वारंट के साथ, दोनों केसेस में किसी को अरेस्ट कर सकता है। वारंट के साथ जब कोर्ट स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट दे दे, बिना वारंट के भी आप सेक्शन 43 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को समझते हैं। जब पुलिस वाला आपको पकड़ने आता है तो आपको क्या क्या चेक करना है, पुलिस वाले की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पे क्या लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए सेक्शन 41 जो कहता है ये बताता है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। मैंने आपको बता दिया कि भाई किसी का भी जो अरेस्ट है ये दो तरह से होता है, एक होता है विदाउट वारंट। अब विदाउट वारंट कौन कौन कर सकता है? देखिए विदाउट वारंट पुलिस कर सकती है, विदाउट वारंट कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, और आपका मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी कोई ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 2 साल से अधिक डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दी गई है। अगर इतनी सज़ा का प्रावधान किसी अपराध में है तो उस केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पुलिस, प्राइवेट पर्सन और मैजिस्ट्रेट 3 तरह की कैटेगरी हैं जो आपको अरेस्ट कर सकती हैं। अब आता है विद वारंट। विद वारंट में क्या है कि जब कोर्ट ने आपको बुलाया, आप नहीं गए, तब आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। भाई किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है तो कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो भी यहाँ पे वारंट इशू कर सकता है। तो ये इशू प्रोसेस के बाद होता है अंडर सेक्शन 87। यहाँ पे किसको अभी वारंट किसको इशू किया जा सकता है? जनरली पुलिस को किया जाता है। पुलिस के अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को भी किया जा सकता है, कि एनी पर्सन लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा लीगल लैंग्वेज में, किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले हम 41 में पढ़ेंगे कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो विदाउट वारंट पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राइवेट पर्सन पढ़ेंगे और मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है पुलिस वाला, वहीं आपके अधिकारों की बात होती है। अब देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, यानी कि बिना किसी वारंट के, बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। क्या क्या कंडीशंस हैं? हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है, किसी को जान से मार देता है, किसी को बहुत ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है, तो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, मैंने इसको बोल्ड किया ऑलरेडी, उस कंडीशन में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि जिसके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट आ जाती है, जैसे मैंने कहा क्या आ जाती है? FIR आ जाती है, और पुलिस वाले को ये लगता है, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसको मिली है और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि जो
बंदे ने कौन सा अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उस व्यक्ति ने। एफआईआर आने के बाद पुलिस वाले को पता लग गया कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसकी जो सजा है वो लेस देन 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है। 7 ईयर्स और लेस, ये आप याद रखिए। और कॉग्निजेबल, 2 कंडीशन हो गई आपकी। पहली कंडीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे लेस देन 7 ईयर अप टू 7 ईयर्स है। चाहे ये सजा विद फाइन या विदाउट फाइन ही क्यों ना हो, उसके बाद कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तो आपकी प्राइमरी कंडीशंस हो गई हैं। इन कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद कुछ और कंडीशंस हैं जो पुलिस वाले को देखनी होंगी। देखिए, अगर पुलिस अफसर को ये बिलीव हो जाता है कि वो जो कंप्लेंट एफआईआर उसके पास आई है, ये एफआईआर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या उसको जो शक है उसके व्यक्ति के ऊपर, उसने वो ऑफेंस किया है और पुलिस अफसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई ये अरेस्ट करना तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर और कोई ऑफेंस कर देगा, इसको मार दिया भी किसी और को जाके मार देगा। यानी कि प्रिवेंटिव नेचर के लिए आप ये 151 में भी पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी पुलिस वाला किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रख सकता है। फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, भाई मुकदमे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर उसकी ज़रूरत है। सेकंड ये हो गया। थर्ड आपका हो गया टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस। भाई अगर वो बाहर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो एविडेंस के साथ छेड़खानी कर देगा, एविडेंस को मिटा सकता है, टेम्परिंग कर सकता है। तो आप एग्जैक्ट जो एक्यूज्ड है, एक्चुअल एक्यूज्ड को पनिशमेंट नहीं दिला पाएंगे, तो लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। या फिर उसको लगता है कि जो द सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उस मुकदमे के बारे में, उस हालात के बारे में कुछ पता है, वो उसको क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट दे सकता है कि मेरे बारे में पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जनरली मूवीज में आप देखते हैं ना, ऐसा होता है। या कोई प्रॉमिस करके भाई उसको डिस्टर्ब कर सकता है कि तुम ऐसे फैक्ट मत बताना पुलिस को या कोर्ट को। और लास्ट कंडीशन है कि अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में वो प्रूव नहीं की जा सकती। भाई मान लो मैंने उसको पकड़ा ही नहीं, मैजिस्ट्रेट के पास मैंने चालान भेज दिया, मैजिस्ट्रेट ने उसको बुलाया, वो गया ही नहीं, मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में भी पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। ये तो होगी कंडीशंस। अभी लेकिन एक प्रोवाइजो है यहाँ पे कि पुलिस अफसर इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन। अब ये जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये सारी का सारी कंडीशंस, ये कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, अगर ये कंडीशंस भाई उसमें नहीं आ रही और पुलिस वाले को लग रहा है कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो पुलिस वाला ऐसे केस में रीजन लिखेगा राइटिंग में कि मैंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये पुलिस वाले की ड्यूटी हो जाती है। अब आ जाइए कि अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई एफआईआर आई है या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन में, जरूरी नहीं कि एफआईआर आई हो, किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा भी दी गई हो कि जी उस व्यक्ति ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है जो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू मोर देन 7 ईयर। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लेस देन, और यहाँ आपको याद रखना है मोर देन 7 ईयर्स। अब मोर देन 7 ईयर्स में क्या हो सकता है भाई, डेथ सेंटेंस हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ये चाहे विद फाइन या विदाउट फाइन क्यों ना हो। और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस वाले को ये यकीन हो जाता है कि उस व्यक्ति ने वो अपराध कारित किया है, तो इन दैट कंडीशन पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा। या हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम देखो सेक्शन 82 में पढ़ते हैं कि भाई कोर्ट ने आपको बुलाया वारंट पे लेकिन आप पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में क्या है, कोर्ट किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है। इसके लिए पहले एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है, उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है, एक आखिरी मौका दिया जाता है एक्यूज्ड को कि भाई आप आ जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ, नहीं तो हम आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर देंगे। फिर भी नहीं आता है तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं। 83 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है,
कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके बेच सकता है कि नहीं आओगे, तो उस पर दबाव बनाने के लिए। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, इसके फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में आती हैं सारी चीज़ें। ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, भाई उसको अंडर कोड में सेक्शन 82 में कोर्ट भी कर सकता है या स्टेट गवर्नमेंट भी घोषित कर सकती है। इन हुज पोजेशन एनीथिंग फाउंड विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पकड़ा गया और उसके पास भी जो मिला सामान वो चोरी का है। Who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing, या उसने जो उसके पास चीज मिली उससे रिलेटेड उसने कोई अपराध किया है, या जो पुलिस वाले को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी पूरी करने में, या जो भाग गया है, भागने की कोशिश कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, इन व्यक्तियों को अरेस्ट किए। ये अरेस्ट के ग्राउंड है सारे। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड मीन डिजर्टर, अगर कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्सेस जो हैं तीनों, वहाँ से कोई भाग गया है, डिजर्टर हो गया है, अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी से वो भाग गया है और डिजर्टर हो गया, तो उस केस में भी बिना वारंट के पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है और फिर उसकी मिलिट्री यूनिट को इन्फॉर्म करेगा, उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Who has been concerned in or against whom reasonable complaint has been made or credible information has been received with a reasonable suspicion exists of his having been concerned in act committed at place out of India, यह बात करता है कि विदेश में उसने इंडिया से बाहर कोई ऐसा अपराध कर दिया है। अगर वो इंडिया में होता, जैसे आप आईपीसी में जब पढ़ते हैं ना, तो आईपीसी में सेक्शन 3 और 4 आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करते हैं, यानी कि बाहर, इंडिया से बाहर किसी हमारे सिटीजन के द्वारा, इंडियन सिटीजन के द्वारा, या फिर ऐसे किसी शिप पे या ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में जहाँ जो इंडिया में रजिस्टर्ड है कोई ऑफेंस किया जाता है, तो दैट विल बी ट्रायबल इन इंडिया। अब मान लीजिए किसी इंडियन ने लंदन में जाके कोई क्राइम कर दिया, और वो क्राइम अगर वो इंडिया में करता तो वो एक अपराध माना जाता। तो वो व्यक्ति जब भी इंडिया में जहाँ कहीं भी मिलेगा उसे पकड़ा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। या उसको हम एक्स्ट्राडिशन से ला सकते हैं, जो भाई प्रत्यार्पण की संधि होती है दो देशों, जैसे अभी माल्या का केस चल रहा है, विजय माल्या को लाने की जो तैयारी चल रही है, नीरव मोदी को लाने की तैयारी चल रही है, तो इस तरह से तो वो लायबल है अपर एंड रिटेन द कस्टडी इन इंडिया। तो ये बात करता है जो बाहर में कहीं पे अपराध होता है, जिसके साथ में आप आईपीसी के दोनों सेक्शन भी जरूर पढ़ें। या हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, भाई कुछ व्यक्ति हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। 356 में क्या है, 356 में आप जब पढ़ते हैं सीआरपीसी के, तो किसी को रिलीज कर दिया जाता है, मान लो बेल पे रिलीज कर दिया किसी को, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो रिलीज होने के बाद जो कंडीशंस पे उसको रिलीज किया गया था वो उनका ब्रीच कर देता है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेयर रिटन और ओरल, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, और वो अपनी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता, उसको बोला गया तुम बाहर जाए कोई अपराध नहीं करोगे, इंडिया से बाहर नहीं जाओगे, जो भी कंडीशंस उसको बोली गई हैं, और वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये इतनी सी बात कह रहा है। उसके बाद आ जाइए कि जो सेक्शन 42 हम पढ़ेंगे अभी इसके आगे। सेक्शन 42 कहता है अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 42 बात करेगा अरेस्ट इन दी केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस, जब नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उस वक्त भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो अपना एड्रेस और प्रॉपर नाम ना दिए। हम सेक्शन 42 में पढ़ेंगे, लेकिन 42 को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाला अरेस्ट करेगा। अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको इन ऊपर दी गई कंडीशंस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर या वारंट इशू नहीं कर देते हैं। अभी आ जाइए, यहाँ तक तो आपने पढ़ा कि अरेस्ट होता कैसे है। अब आएंगे हम अधिकारों की बात करेंगे। तो अधिकार दोनों के हैं, पुलिस के भी हैं और एक आम सिटीजन के भी हैं। जैसे 41A बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर दी पुलिस अफसर। भाई किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अफसर अरेस्ट करने से पहले क्या करता है, उसको बुलाता है अपने पास, एक नोटिस इशू करता है इन रिटर्न, और उस व्यक्ति को कहता है कि भाई तुम कोर्ट में पुलिस स्टेशन में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है।
तो वो जो व्यक्ति जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसको पुलिस वाले ने एक नोटिस इशू कर दिया कि भाई मेरे सामने प्रेजेंट हो जाओ, और वो प्रेजेंट नहीं होता है उस नोटिस के उस पे सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि नोटिस इशू कर दिया गया है, ये नोटिस की बात कर रहा है। नोटिस दे दिया किसको? ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या जिसके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड कोई FIR आई है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई ऐसा सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन है कि उसने ऐसा किया है। तो पुलिस वाले को एक पावर है, पुलिस वाले का अधिकार है कि उसको बुला सकता है, और ये उसकी लीगल ड्यूटी है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। आप आगे सेक्शन 160 में भी ये पढ़ेंगे। और जब पुलिस वाला किसी को बुलाता है तो सेक्शन 187 में वो पनिशेबल भी हो जाता है। अगर पुलिस वाले ने बुलाया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो एक साइड के अधिकार हो गए, सिर्फ पुलिस वाले के हो गए। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस। अभी यहाँ अधिकार देखिए आ गया किसी व्यक्ति का। पहले 2 सब सेक्शनों में किसके थे? पुलिस वाले के थे। बस जो व्यक्ति एक अच्छा सिटीजन है, बीइंग ए गुड सिटीजन, उससे कंप्लाई करता है और कंटिन्यू टू कंप्लाई, मतलब उसके साथ रहता है कि पूरा कोऑपरेशन दे रहा है कि ठीक है जब बुलाओगे हम आ जाएंगे, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो आपने नोटिस इशू करा, आपके बुलाने से आ गया। अब मान लीजिए किसी ने झगड़ा हो गया, किसी में कोई हर्ट से रिलेटेड मुकदमा है, पुलिस वाले ने नोटिस इशू किया और ये व्यक्ति चला गया, तो इसको उस हर्ट के मामले में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये व्यक्ति कहीं पे थेफ्ट कर लेता है तो थेफ्ट के कॉज में इसको अरेस्ट किया जा सकता है, और वहाँ भी रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा पुलिस वाले को, ठीक है, कि उसे क्यों अरेस्ट करना पड़ा मुझे। ये चीज़ें बाद में ट्रायल में बहुत काम आती हैं। वकील इन चीज़ों में बिल्कुल बाल की खाल निकाल देते हैं पुलिस वालों की, इसीलिए एडवोकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई व्यक्ति उससे कंप्लाई नहीं करता है विद द टर्म ऑफ द नोटिस, या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है, तो उस केस में पुलिस वाला क्या है, अगर कोई आदेश पास किया गया है किसी कोर्ट के द्वारा उसमें, तो उसे अरेस्ट कर सकता है फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन दी नोटिस, यानी कि उसको फिर हर्ट वाले केस में ही अरेस्ट किया जा सकता है। अभी आ जाइए भाई, अब आती है आपकी एक्चुअल ड्यूटीज। यहाँ मैं आपको कहूँगा ये राइट्स हैं हमारे अगेंस्ट दी पुलिस। जब कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आएगा तो यू हैव टू चेक कि उसने एकदम एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन नेम टेप लगाई यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, नाम उसका विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेम टेप है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कौन पुलिस वाला है। और इवन यू कैन आस्क फॉर दी आइडेंटिफिकेशन, उसका आई कार्ड भी आप मांग सकते हैं, सो दैट कि ईजी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। उसके बाद जब वो किसी को अरेस्ट करेगा तो कम से कम एक विटनेस, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग 2 विटनेस में, एटलीस्ट 1 विटनेस। एक वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट रेडी करेगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ कि एक तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहाँ दे रखा है, 41B में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है कि कितने विटनेस चाहिए, 41B में एटलीस्ट 1 विटनेस चाहिए। अब ये जो 1 विटनेस है ये मेंबर ऑफ फैमिली भी हो सकता है या कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर अरेस्ट इज मेड। तो आसपास का भी सोसाइटी या कोई रिस्पेक्टेबल बंदा भी हो सकता है या उसके फैमिली मेंबर भी हो सकता है। और जब ये अरेस्ट और मेमोरेंडम रेडी हो जाता है, इसमें लिखा जाता है कि किसको अरेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किस ऑफेंस में किया जा रहा है, किस जगह पे किस टाइम पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी जाती हैं। और ये काउंटर साइन होता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया है। ये नहीं कि पुलिस वाला अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेगा, ये व्यक्ति यहाँ क्रॉस चेक करेगा साइन करने से पहले। अभी क्या है कि उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। भाई या तो यहाँ पे हमने कहा कि विटनेस चाहिए, अगर विटनेस उसका फैमिली मेंबर है, इन केस जो विटनेस है फैमिली मेंबर है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज मोटो ये है कि फैमिली को मैसेज देना है। अगर ऐसा नहीं है, कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर था वहाँ पे विटनेस,
तो भाई पुलिस वाला उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया उसे इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया ये आपका अधिकार है कि आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को जिसका आप नाम बताओगे उसे हम आपके अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने आपके सो एंड सो बंदे को अरेस्ट किया है, सो एंड सो पुलिस स्टेशन में रखा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये अधिकार आ गया आपका। देखिए अभी आपके अधिकार क्या है कि जब भी कोई आएगा तो विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि उसे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वहीं रेडी करना है और काउंटर साइन लेने हैं, या तो आपके खुद के लेने ही है, साथ में एक विटनेस के भी लेने हैं जिसमें कि आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या आपके सोसाइटी का अड़ोस पड़ोसा कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन वो भी हो सकता है। उसके बाद ये अधिकार बनता है कि आपके अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या उस किसी व्यक्ति को दी जाए। अभी ये तो हो गया अधिकार। अभी क्या है कि 41C बात करता है, ये भी आपका MCQ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि कंट्रोल रूम्स कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए कंट्रोल रूम कहाँ होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। जो आप 100 नंबर पे कॉल करते हो ना, ये कंट्रोल रूम्स होते हैं। तो स्टेट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। और ये स्टेट लेवल वाला क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है कि भाई कितने लोग कहाँ अरेस्ट किए गए हैं, किन ऑफेंसेस में किए गए हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेल कॉज टू बी डिस्प्लेड, एक नोटिस बोर्ड लगता है कंट्रोल रूम्स के बाहर हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे लिखे जाते हैं नाम और एड्रेस जिन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया उनके, और नाम और डेजिग्नेशन, एड्रेस नहीं लिखे जाते पुलिस वालों, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ नाम और एड्रेस रहेंगे एक्यूज्ड पर्सन्स के जिनको अरेस्ट किया गया, ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अरेस्ट किया है, ये उसके बाहर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है। कंट्रोल रूम एट पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे पुलिस हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम है वो एक डाटा कलेक्ट करेगा टाइम टू टाइम, किससे, वह कितने व्यक्ति अरेस्ट किए आप लोगों ने, उनका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था जिसके लिए उन पर चार्ज लगा है, और एक डाटा बेस मेंटेन करता है ऑफ द जनरल पब्लिक कि भाई मेरी पर्टिकुलर स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के ऑफेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कितने टाइप के ऑफेंडर वहाँ पे हैं, जिससे कि एक डाटा बेस बन जाता है। ये 41C में दिया गया है। देखिए इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। 41 का है C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल रूम, बस ये याद रखिएगा। अब कंट्रोल रूम कहाँ होंगे भाई पहले डिस्ट्रिक्ट में होंगे। C के बाद क्या आता है, सबसे पहला आता है D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या आ जाएगा, स्टेट। तो 2 जगह पे आपके होंगे। तो इसी से आपका ये ट्रिक है छोटा सा, इस ट्रिक को याद रखें, आपके काफ़ी काम आएगी। अभी आ जाइए राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, क्योंकि भाई आम आदमी के बस की बात नहीं होती है कानून के दांव पेच को समझ पाना। तो पुलिस वाले ने अगर अरेस्ट कर लिया तो अब उसकी मदद कौन करेगा, उसकी मदद एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसको हम कहते हैं एडवोकेट। एडवोकेट भी एज गुड एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह है जो बीमारी का इलाज कर सकता है। आपके साथ पुलिस वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो जब भी आपके साथ कुछ होता है तो तुरंत आप अपने वकील से कांटेक्ट करें, सो दैट कि स्टार्टिंग से आपके केस को वो अच्छे से संभाल सके। देखिए ये राइट है किसी भी अरेस्टेड पर्सन का कि वो जब इंटेरोगेट किया जाए पुलिस के द्वारा तो वो अपने वकील से मिल सकता है, यानी कि थाने में अपने वकील को बुला के उससे मिल सकता है, और वो वकील उसकी चॉइस का होगा, पुलिस वाले नहीं है किसी को बुला देंगे जिसको वो बुलाना चाहता है इंटेरोगेशन के दौरान। लेकिन यहाँ एक क्लोज दे दिया गया कि पुलिस वाला थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं रहेगा, वहाँ पे पूरी इंटेरोगेशन में नहीं बैठा रहेगा, लेकिन उसे अरेस्टेड पर्सन को ये अधिकार होगा कि वो अपने वकील से मिल सके। तो यहाँ पे 41 से लेके 41A B C D ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये एक अरेस्ट का पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि पुलिस वाला कब अरेस्ट करेगा। अब ये तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अभी देखिए ये है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, तो इसको आप लिख लीजिए अपने बेयर एक्ट में कि ये नॉन कॉग्निजेबल की बात करता है, अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट। यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कमिट और हैज बीन कमिटेड ए, ये देखिए इसको आप बिल्कुल अलग से हाईलाइट कर लें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहाँ पे क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस।
और वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं अपना एक्चुअल नाम पता नहीं बताऊंगा आपको, तो वो ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कितने टाइम के लिए अरेस्ट कर सकता है भाई, सिर्फ उसका नाम और रेजिडेंस कंफर्म करने के लिए, असर्टेन करने के लिए। जैसे उसका नाम और रेजिडेंस असर्टेन हो जाएगा, पुलिस वाले को उसे छोड़ना पड़ेगा। ये आप याद रखिए। यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है कि when the true name and residence of such person have been ascertained he shall be released। हमने यही बात की थी, उसे छोड़ दिया जाएगा। on his executing a bond with or without surety, एक उससे लिखवा लिया जाएगा कि जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम आ जाओगे कोर्ट में या पुलिस में, और उससे ये चीज़ विद या विदाउट श्योरिटी वो डिपेंड करता है। टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया है कि प्रोवाइजो जो है यहाँ पे, इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, मान लो कि वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाई श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो भैया तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, किसी इंडियन को लेकर आओ जिसे तुम जानते हो, वो इंडियन बंदा श्योरिटीज देगा, हम उसकी श्योरिटीज मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम तो बाहर के हो, हम तुम्हारी कैसे मान लें। तो सेक्शन 42 आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई नाम या रेजिडेंस नहीं बताता है तो इन दैट केस उसे अरेस्ट करने की बात करता है। फिर लास्ट कहता है यहाँ पे, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन विद इन 24 आवर्स। अब मान लो भी 24 घंटे के अंदर वो असर्टेन आप नहीं कर पाए फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, ये टाइम ऑफ अरेस्ट से 24 घंटे होंगे, और ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या वो बॉन्ड ही नहीं दे पाया, आपने कह दिया कि इंडियन को लेके वो नहीं ला पाया किसी को, टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, तो उसे क्या किया जाएगा, इस केस में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। ये प्रोवाइजो जुड़ा है आपका सेक्शन 57 के साथ। सेक्शन 57 में पढ़ेंगे कि किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाला अपने पास नहीं रख सकता, उसको मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना है। इसके साथ में सेक्शन 56 भी पढ़ेंगे जो कहेगा कि विदाउट अननेसेसरी डिले, जरूरी 24 घंटे तो मैक्सिमम लिमिट है भाई, ये अननेसेसरी डिले है, बट इस कंडीशन में अगर 24 घंटे के अंदर उसका नाम और पता कंफर्म नहीं कर पाए, अगर कंफर्म हो गया तो 2 में छोड़ देंगे, इन केस अगर कंफर्म नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेकर जाना पड़ेगा पुलिस को। अभी हम कह रहे थे कि भाई प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, भाई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, एनी पर्सन में, प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस अ नॉन बेलेबल। देखिए यहाँ पे क्या 2 चीजें जोड़ दी इसने, दोनों का आप हाईलाइट कर लें। या तो वो कोई नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की प्रेजेंस में मर्डर कर देता है, पुलिस वाला तो वहाँ है नहीं, तो जब तक पुलिस के वो भाग जाएगा तो उस कंडीशन में इट इज़ लीगली बाउंड, ये आप उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं लगा सकते, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है। जनरल एक्सेप्शन में वो क्या है, इज बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, हम जो पढ़ते हैं 76 और 79 में, वहाँ पे क्या है, उसको इसका जनरल एक्सेप्शन मिलेगा, और ये उसका ड्यूटी बनती है। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है भाई, ठीक है, या जिसने नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी प्रेजेंस में कर देता है, विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, उसे अरेस्ट तो कर लेगा लेकिन उसे तुरंत पुलिस के हवाले भी कर देगा। अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले का विदाउट अननेसेसरी डिले, उसे ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखेगा। In the absence of a police officer taken such person cause him to custody of nearest police station। अगर वहाँ पे कोई पुलिस अफसर प्रेजेंट नहीं है तो भैया उसको ले जाएगा फिर पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ वो व्यक्ति ले जाएगा। अब सेकंड यह कहता है, देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। अब जब पुलिस वाले के पास लेके चला गया तो वहाँ पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाला देखेगा कि जिस व्यक्ति को पकड़ के लाया है क्या वो सेक्शन 41 के सारे जो हमने पढ़े हैं क्लोजन में आता है। अगर वो आता है तो इन दैट कंडीशन उसे री अरेस्ट करेगा। क्या करेगा, री अरेस्ट किया जाएगा। इस लाइन को ध्यान दें, अब पुलिस अफसर शैल री अरेस्ट हिम।
तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइवेट पर्सन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 43 में बता दिया गया है। अगर उसकी प्रेजेंस में कोई नॉन अवेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है वो, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, गब्बर कहीं घूमता हुआ मिल गया उसको, तो गब्बर पे इनाम रखी है ना, पूछता ना सांबा कितना इनाम रखी है सरकार हम पे, तो ऐसी कंडीशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब थर्ड यहाँ बात करता है, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूज टू डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be once released. अब पुलिस के पास जब आप ले गए और पुलिस वाले को लगता है कि नहीं भाई इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, बिकॉज प्राइवेट पर्सन इज नॉट फैमिलियर विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उस हालातों में पुलिस वाला देखेगा कि अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो पुलिस वाला उससे नाम पता पूछेगा। अगर वो सही नाम पता नहीं बताया या पुलिस वाले को लग रहा है कि झूठ बोल रहा है तो उसको डिटेन करेगा और वहाँ पे सेक्शन 42 हमने जो पढ़ा है उसके रूल फॉलो होंगे। और अगर वो सही बता देता है, मान लो एक प्राइवेट पर्सन ने किसी को पकड़ा और वो उसको पकड़ के कहाँ ले गया, पुलिस वाले के पास ले गया, पुलिस वाले ने देखा कि इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये अपना सही नाम पता सब बता देता तो पुलिस वाला इसको रिलीज कर देगा ऑन बॉन्ड। तो ये आपका सेक्शन 43 है, जब कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है। अभी क्या मैजिस्ट्रेट साहब भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट कर देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि वो मैजिस्ट्रेट क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही होगा? नहीं, आप ध्यान रखिए, वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं आपके? जैसे डीएम, एसडीएम, और जुडिशियल तो आपको पता ही है। विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन, पुलिस हो, प्राइवेट पर्सन हो, किसी भी को भी आदेश दे सकता है कि इसको अरेस्ट करो। एंड मे देयर अपॉन सच बी सब्जेक्टेड टू प्रोविजन हेयर कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी। उसके बाद वो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो उसको देखो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, चाहे तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की हम बात कर चुके हैं पहले, जब हमने 167 की बात की थी, सेक्शन 167 की, वहाँ हमने इन दोनों की खुल अच्छे से बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो भाई इन्वेस्टिगेशन के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट में, उनको ज़रूर देख लें, आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन हुज अरेस्ट इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट। भाई वो क्या, या तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, या तो अपने प्रेजेंस में अरेस्ट करवाएगा या अरेस्ट करेगा अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में, जिसका अरेस्ट कॉम्पिटेंट है उस टाइम पे, टू इशू अ वारंट, जिसके खिलाफ एक वारंट इशू किया जा सकता है। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूँगा कि मान देखो आपने कहा कि पुलिस वाला अगर किसी को अरेस्ट करता है तो इन दैट केस वो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर मैजिस्ट्रेट ने भी किसी को अरेस्ट किया है ना, मान लो मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया है अंडर सेक्शन 44, तो उसको भी 24 घंटे के अंदर किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट मैं कह रहा हूँ अदर मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही करना है। अभी हमने कहा कि 24 आवर्स के अंदर जिस मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया उसे किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास आपको उसे पेश करना होगा। ये बात कहाँ कही गई थी? एक केस आया था स्वामी हरि आनंद सरस्वती वर्सेस आईसी जेल डिस्ट्रिक्ट बनारस का, ये 1954 का केस है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को इफ़ एनी पर्सन इज अरेस्टेड बाई मैजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 44, तो उसे 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता एंड उसे प्रोड्यूस करना है आपको किसी अनदर मैजिस्ट्रेट के
फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ रिमांड और कस्टडी, पुलिस कस्टडी या जो भी आप जुडिशियल कस्टडी लेंगे अंडर सेक्शन 167 उसकी डिटेंशन के लिए। अगर उसे अरे आपने नहीं प्रेजेंट किया किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास तो उसका जो डिटेंशन है वो क्या होगा, इलीगल होगा। ये आपके इस जजमेंट में कहा गया था, इस केस को नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम इतनी ही बात करेंगे। यहाँ पे मैं इस पार्ट पे इतना इसलिए बनाया है कि यहाँ पे सिंपली हमने समझा कि अरेस्ट होता क्या है, व्हाट इज अरेस्ट, कौन कौन कर सकता है, हु कैन अरेस्ट, और आपके अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। आगे पूरा प्रोसीजर समझेंगे हम कि किस तरह से किसी को अरेस्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि जितने भी अरेस्ट के फर्दर वीडियोज़ आएंगे वो आपसे मिस ना हो। और मैं कहूँगा आपको इससे पहले ना, अरेस्ट से पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन के जितने वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लें। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 में आता है, सेक्शन 154 से शुरू होता है, हमने पढ़ा था। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देंगे, सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भैया लाइक तो कर ही दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और कमेंट करके भी बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ अरेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड, जय हिंद।